नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पॉलिटी सीरीज का ही है। और पॉलिटी सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कैबिनेट कमिटीज का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या फिर आपके स्टेट पीएससीज हो, तो उनमें सब में ये यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और मेजरली क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जा सकते हैं कि इस कैबिनेट कमेटी का हेड कौन है, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके मेंबर्स कौन कौन है ना। लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आपको ये आसानी रहेगा याद करने में। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए होने पे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग कैबिनेट कमेटी की बात करें तो सबसे पहले कैबिनेट कमेटी होती ही क्या है। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है और वो कोई डिसीजन ले रहा है, तो इंडिविजुअल डिसीजंस क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उतने ही इफेक्टिव भी। नॉट नेसेसरीली इफेक्टिव, ये जरूरी नहीं कि वो उतने ही ज्यादा इफेक्टिव भी। ये जरूर है कि जो इंडिविजुअल डिसीजंस होंगे वो फास्ट होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो इफेक्टिव भी हो उतने ही। तो अगर बात की जाए इंडिविजुअल डिसीजन वर्सेस कलेक्टिव डिसीजन की, यानी कि एक ग्रुप कोई मिलके डिसीजन ले किसी भी पॉलिसी के बारे में, किसी भी लॉ के बारे में, लॉ मेकिंग के बारे में, तो वो डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन फास्ट नहीं होंगे, स्लो होंगे, टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन उतने ही ज्यादा इफेक्टिव भी होंगे, साथ के साथ में इफेक्टिव भी होंगे। बिकॉज बहुत सारे ब्रेन्स एक कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, विचार विमर्श होगा, पॉलिसीज बनाएंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली निकल के आएगा। सो दैट इज व्हाई कलेक्टिव डिसीजन हमेशा डेमोक्रेसी में प्रेफर किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल डिसीजन। तो उसी के लिए अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए क्रूड ऑयल की बात कर ली जाए, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस, अगर क्रूड ऑयल के इंपोर्ट की ही बात की जाए, है ना, तो अभी जो क्राइसिस चल रहा है, आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल के जब जब ये जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है उस समय जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो इंटरनेशनली हाई है। क्यों? क्योंकि हम लोग रिसेंटली लॉकडाउन से बाहर निकले कुछ समय पहले, और पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस का एक प्रकोप झेला। और उसके चलते हुआ ये था कि प्रोडक्शन, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे उन्होंने कम कर दिया था, जिसकी वजह से अब अभी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे चल रही है। सो क्रूड ऑयल इंपोर्ट की अगर बात करें तो भारत अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा है, नेट इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है, और मेजरली जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो उसी में जाता है। तो अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात करें और प्राइसेस अगर ज्यादा है, तो नॉट ओनली ये सिर्फ और सिर्फ आपके डे टू डे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेगा, उसके अलावा ये इफेक्ट करेगा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगे, है ना। फूड स्टोरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, फूड कॉस्ट बढ़ जाएगा, गुड्स कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो सारे के सारे कॉस्ट यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर पॉलिसी कोई बननी है तो उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, टोटली इन टोटो फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, इन सभी को मिल के बैठ के कोई पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करके फिर वो पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि हर एक एस्पेक्ट को क्लियरली सोचा जा सके और उस पर बात की जा सके। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल हुआ क्रूड ऑयल का, लेके हम समझ सकते हैं, है ना। और अगर हम लोग कैबिनेट कमिटीज की हिस्ट्री की बात करें तो जैसे यूपीए 2 का मतलब है जो सेकंड टर्म था 2009 से लेके 2014 तक, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के। उस समय भारत में कुल 13 कैबिनेट कमिटीज थी, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी बने 2014 में, तो उस समय जो कैबिनेट कमिटीज थी वो 6 थी। और अभी जो इनका सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म में 8 कुल कैबिनेट कमिटीज बना दी गई हैं। टोटल अब कैबिनेट कमिटीज कितनी हैं अभी एज ऑफ नाउ? 8। पहले कितनी थी? 6। तो आइए जरा अब इन्हीं कमिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 कैबिनेट कमिटीज मेंशन्ड हैं।
कैबिनेट कमिटीज ऑन अपॉइंटमेंट्स पहली, उसके बाद है अकोमोडेशन पे, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कैबिनेट कमिटी अभी काफी चर्चा में रही है, स्पेशली विंटर सेशन ऑफ 2021। इस पे हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये कैबिनेट कमिटी सबसे पावरफुल कैबिनेट कमिटी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटी है। ठीक, तो आइए एक एक करके जरा हम लोग इस पे डिस्कशन लेते हैं। दो और कैबिनेट कमिटीज हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, तो सबसे पहले इसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे मेंबर कौन है? होम मिनिस्टर। तो इसमें कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर। याद करने का तरीका क्या है? आपने देखा होगा मोदी शाह की जोड़ी, है ना, बहुत लोग बोलते हैं मोदी शाह की जोड़ी। तो मोदी शाह की जोड़ी बहुत मतलब एक कहते हैं कि ट्रिकी है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स को ये लोग हेड करते हैं। एंड कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स का काम क्या है, पर्पस क्या है? जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं, तीनों सर्विस चीफ हुए, तीनों के तीनों सर्विस चीफ हुए, या फिर हम बोले डायरेक्टर जनरल, डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, राइट, जो चीफ्स हैं सारे के सारे एयर आर्मी कमांड्स के, राइट, डीजी ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर, है ना। और ये सारे लोग इतनी इंपॉर्टेंट, आप समझिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछला लेक्चर लिया था, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इन सब के अपॉइंटमेंट्स इसी कमिटी द्वारा किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी क्यों इतनी ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है, राइट। और जितने भी सेक्रेटेरिएट पोस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा, जितने भी सेक्रेटेरिएट पोस्ट हैं एंड अबव द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ये सारे के सारे इसी कमिटी द्वारा किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी बनती है। और इसमें आपको याद रखना है सिर्फ ये, कौन हेड करता है, अदर मेंबर कौन है, इसका काम क्या है, किस किस के अपॉइंटमेंट होते हैं, ये याद करना जरूरी नहीं है, ये पूछेगा नहीं, राइट। उसके बाद है कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशंस। एकोमोडेशंस का मतलब होता है रहने की व्यवस्था। इसको कौन हेड करता है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, बाकी मेंबर्स की जरूरत नहीं है। ये क्या बताता है? ये वो गाइडलाइन सेट करता है जिसके रिगार्ड में गवर्नमेंट बंगलोज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन सब के एकोमोडेशंस के एलोकेशन की जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है, राइट। और ये जितने भी आपके मतलब एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उन सबको एकोमोडेशंस प्रोवाइड करना। और कुछ नॉन एलिजिबल पर्संस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और वहां पे कोई सेमिनार लेने पहुंच रहे हैं, तो वहां पे उनको जाना होगा, कुछ वहां पे रेंट देना होता है, तो उसके लिए भी यही कमिटी रिस्पॉन्सिबल है। एकोमोडेशंस वही जो भी रेम्यूनरेशन है वो सेट करती है। सो दैट इज व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस को अगर लोकेशन शिफ्ट करनी है तो उसके लिए भी ये काम करती है। बहरहाल, अगली है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कौन हेड करते हैं? इसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, राइट, पीएम, एफएम, डीएम, एचएम, और स्पेशल इनवाइटीज। स्पेशल इनवाइटीज अदर लाइक जस्ट अ मिनट, स्पेशल इनवाइटीज अदर मेंबर्स हैं, यानी कि अदर मिनिस्टर्स हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब क्या है? ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो कैबिनेट है, इसका काम है इकोनॉमिक ट्रेंड्स को रिव्यू करना, प्रॉब्लम्स को रिव्यू करना, और उनको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, उसके लिए जो पॉलिसीज बननी है, जो सारी की सारी इंटीग्रेटेड पॉलिसी, उसको लेके चलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमी। और मतलब इसका आप थोड़ा सा रोल यूं समझिए कि अगर हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटी, सॉरी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की, इकोनॉमिक अफेयर्स के टर्म्स की बात करें, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की बात करें, वो इंश्योरेंस में कितना होना चाहिए, राइट, एफडीआई इंश्योरेंस में कितना होना चाहिए, ये आप हाइक करेंगे या फिर इसे कंट्रोल करेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? यही
इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इससे सवाल आने की संभावना इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हुआ ये था कि जो पिछला मॉनसून सत्र था 2021 का, तो इस मॉनसून सेशन के लास्ट डे कुछ एमपीज ने पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया, है ना। दे वायलेटेड पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो पार्लियामेंट का कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, उनको वायलेट किया। अभद्रता जिसे हम सरल भाषा में कहें वो वहां पे देखने को मिली थी। लेकिन जब विंटर सेशन शुरू हुआ तो विंटर सेशन के शुरुआत वाले दिन ही ये इसी कमेटी ने घोषणा कर दी कि जो भी ये एमपीज है, कुल 12 एमपीज, इनको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंशन दे दिया गया, इनको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। और ये पहली बार हुआ कि एक्स पोस्ट फैक्टो, कहने का मतलब है कि कार्य हुआ बाद पिछली बार और उसकी सजा अभी मिल रही है, और उसके लिए इनको सस्पेंशन जो दिया गया, ये पूरे के पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे के पूरे विंटर काल के लिए इनको जो है निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया। उसके अलावा ये जो एमपीज हैं उनको पिछले सत्र में जो इन्होंने दुर्व्यवहार, अभद्रता की सो कॉल्ड, उसकी सजा इस सत्र में दी गई। तो पहली बार पिछले वाले की सजा इस बार दी गई। और इन मंत्रियों का कहना है, मंत्री बोल रहा हूं, माय मिस्टेक, इन एमपीज का कहना है कि हमारी बात सुने बिना ऐसा किया गया, राइट। हमारी बात सुने बिना, एक्स पार्टे इसे कहते हैं, एक्स पार्टे, बिना बात सुने गए हमारा पक्ष सुने इन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके लिए ये लोग अभी उस पे भी हैं, धरने पे भी बैठे हैं, काफी चल रहा है ड्रामा जिसे कहते हैं। बट ये पहली बार हुआ, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कैबिनेट कमेटी, और इसको इंपॉर्टेंट है, इसको हेड कौन करते हैं? होम मिनिस्टर। दैट इज व्हाई अमित शाह काफी ज्यादा सवालों के कटघरे में भी थे। और जो पार्लियामेंट सेशन है वो कन्वीन्ड बाय प्रेसिडेंट। देखिए, पार्लियामेंट कोई भी सेशन होता है उसको शुरुआत कौन करेगा, उसकी कन्वीनियंस की मतलब इस डेट से शुरू हो जाना चाहिए, ये सब कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन इनको एड एंड एडवाइस कौन करती है? ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स करती है, राइट। उनको इस बारे में कन्वीन कब होना है, एंड कब होना है, इसके बारे में एड एंड एडवाइस कौन करेगा? ये करेगी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। और उसके अलावा ये शेड्यूल भी बनाती है पार्लियामेंट्री सेशंस का, मॉनिटर करती है प्रोग्रेस का गवर्नमेंट के, और जो भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, कोई भी बिल लाना है, कोई भी रेजोल्यूशन लेके आना है, या फिर हम यूं बोले कोई भी ऑर्डिनेंस लेके आना है, राइट, या फिर हम बोले कोई भी मोशन पास कराना है, तो बिल, रेजोल्यूशन, ऑर्डिनेंस, मोशन, ये क्या होते हैं? ये सब हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर में देखेंगे। लेकिन बहरहाल अभी ये जान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ लेके आना है, ये कब डिस्कशन के लिए लेने हैं, ये सब कौन तय करेगा? ये तय करेगी ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। दैट इज व्हाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। दैट इज व्हाई ये कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली कमेटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए, अगली कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। और अगर इसे सबसे ताकतवर कैबिनेट कमेटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये इट इज द मोस्ट पावरफुल, इट इज नॉट वन ऑफ द, इट इज द मोस्ट पावरफुल कैबिनेट कमेटी, राइट। इसको कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और इसे कई बार सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, सुपर कैबिनेट। भारतीय राजनीति में, भारतीय पॉलिटिक्स में ये सबसे पावरफुल कैबिनेट कमेटी है। और क्या है इसका पर्पस, क्या है? जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस है, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डिटरमिन करती है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज को रेफर करती है, वाइडर पर्सपेक्टिव जिसके लिए जरूरत हो, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ना हो। यानी कि इंटरनल एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी काम में आती है, जो कि अगली है। यानी कि सिक्योरिटी की अगर बात छोड़ दी जाए तो उसके अलावा जितने भी इश्यूज हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से, उसको डील करने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर किसी स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बिहार, जिसको स्पेशल एड दी जाती है सेंटर द्वारा, अगर उसको बढ़ाना है या घटाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। दैट इज व्हाई ये सबसे पावरफुल कैबिनेट कमिटी कहलाई, राइट। उसके बाद है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हेड के अलावा आपको इसके कॉम्पोजिशन को भी याद रखना है। देखिए, इसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इसके मिनिस्टर्स कौन, मेंबर्स कौन कौन है? एक तो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। देखिए मेरी बात सुनिए, सिक्योरिटी की बात है तो प्राइम मिनिस्टर तो हेड करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर हो गए बाहरी सिक्योरिटी के लिए, बाहरी हार्ड पावर दिखानी है ना, दूसरे नेशन के साथ अगर बात हो, ये तरीका है याद करने का। होम मिनिस्टर इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इंटरनल पावर। फाइनेंस मिनिस्टर इन सबको फंडिंग देनी है भैया, पैसा भी तो दिया जाना चाहिए तभी तो हो पाएगा। और एक्सटर्नल अफेयर्स डिप्लोमेसी के लिए, राइट। तो ये सभी लोग मिलके इस कैबिनेट कमेटी को फॉर्म करते हैं। और कभी भी फॉर एग्जांपल किसी के साथ जैसे अगर बात की जाए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, राफेल डील, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 से डिफेंस एक्विजिशन में बहुत ज्यादा काम कर रही है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जो वेपनरी है, वो भारत अपने आर्सेनल में बेसिकली इजाफा किए जा रहा है। तो राफेल डील किसके साथ की गई? डसॉल्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और ये कहां से है? फ्रांस से। तो आप सोचिए कि राफेल फाइटर जेट्स आने कहां से? फ्रांस से। मैन्युफैक्चर कौन करता है? डसॉल्ट। तो डसॉल्ट इसको क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं ये फ्रांस के। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि पैसा चाहिए, होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, एंड डील किसने की? प्राइम मिनिस्टर ने। तो इन सबका सहमति जरूरी है, या हम यूं बोले कि इन सबके द्वारा पॉलिसी बनाई जानी जरूरी है। और ये सब, इसे ये भी कह सकते हैं कि ये टॉप कैबिनेट है, जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेडेड, ये टॉप मोस्ट कैबिनेट है। यानी जितने भी टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने भी टॉप मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे ये फॉर्म करते हैं। सो दैट इज व्हाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया, देखिए, इट डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू लॉ अफेयर्स विद इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस। और जबकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस की बात नहीं हुई है, वो वाले मैटर्स यहाँ डिस्कस नहीं होंगे, यहाँ होंगे। दैट इज व्हाई कैबिनेट कमिटी ऑन दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर बात की जाए मोदी गवर्नमेंट की, 2014 से लेके 2019 ठीक ठाक था सभी, लेकिन फिर उसके बाद में आया अनएम्प्लॉयमेंट का दौर। और इस अनएम्प्लॉयमेंट में हम यूं बोले कि 40-45 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में अभी, और जो कि बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम लोग बात करें, देखिए भारत की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है आज वो 25 साल के एज के आसपास है, और कुछ यंग भी है, यानी कि हम एक यंग नेशन है। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, अगर हमें चाइना को ओवरकम करना है, हमें भी अपनी सुपर पावर, हमें भी एक दिन सुपर पावर बनना है, तो हमें इसको हार्नेस करना होगा। और गवर्नमेंट हमेशा जॉब दे, ऐसा भी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना सही नहीं है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना चाहिए कि जॉब क्रिएशन पे भी हमारा फोकस हो, और उसी को लेके अगली 2 कैबिनेट कमिटीज बनी, एक कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, एक कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट। यानी जॉब क्रिएशन इनका प्राइमरी एक इसे यूं कहें कि एक प्राइमरी मोटो है। तो इसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, इसको भी और अगली वाली को भी। जॉब क्रिएशंस पे फोकस है इसका, और ये क्या करेगी? की पॉइंट्स जो कि इंप्लीमेंट करने हैं टाइम बाउंड बेसिस पे, और 1000 करोड़ से ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, देखिए सबसे क्विक और सबसे अच्छी जॉब्स आप यहां पे दे सकते हैं।
तो उसके लिए ये कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट है, ताकि जॉब क्रिएट की जा सके। जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, वो बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज, अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोच के देखें, तो आज की जो पॉलिसीज हैं उनका इम्पैक्ट अगली बार देखने को जरूर मिलेगा। मींस आज से कुछ 5-10 साल बाद देखने को जरूर मिलेगा। एंड पूरा वर्ल्ड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो पहले नेगेटिविटी थी, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बट जो पहले नेगेटिविटी थी वो अब थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। एंड होपफुली द फ्यूचर इज ब्राइटर ऑन दैट साइड। अगली है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने बताया, ये भी प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं, और ये कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है। बेसिकली देखिए, यहां आप इन्वेस्टमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट तो कर देंगे, लेकिन वहां काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी तो स्किल्ड होना जरूरी है। क्योंकि आप किसी एक बंधुआ मजदूर से, या हम यूं बोले कि नॉर्मल कोई व्यक्ति है, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हरगिज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता वो मशीन ऑपरेट करेगा, या हम यूं बोले एम्प्लॉयमेंट के लिए वो रेडी है। जैसे अगर आज देखा जाए तो देश की स्थिति यह है कि जहां देखो वहां इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, तो इंजीनियर्स एवरीवेयर, बट एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स कितने हैं? उनकी अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट ज्यादा है, एम्प्लॉयबिलिटी रेट कम है। यानी कि वो कितना उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, स्किल सेट कितना इंप्रूव्ड है उनका, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसी को एनहेंस करने के लिए ये है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, ये भी इसी के तहत था, राइट? तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा। चाइना ने यही किया था, FDI आया, इकोनॉमी बूम हुई, और आज देखिए वो आंख से आंख मिला के यूएस के खड़ा है। और अगर चाइना से आज से आप 50 साल पहले या 30 साल पहले वाले चाइना से पूछते तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। कहीं ना कहीं इंटरनली स्किल डेवलपमेंट पे हमें वर्क करना होगा, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मैंने बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा है। अगर आज इस यूथ को जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया, तो ये आगे चल के एक नाइटमेयर साबित हो सकता है, एक दुस्वप्न साबित होगा, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सो दैट इज व्हाई ये जो यूथ है इसको सही डायरेक्शन देना, स्किल डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई इतने सारे जो कैंपेन्स हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप कैंपेन, या फिर हम यूं बोलें कि आत्मनिर्भर भारत जो एक कैंपेन चलाएगा, वो सब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो सोसाइटी है, उसका कहीं ना कहीं जो फोकस ये रहता है कि जॉब्स ले लीजिए और उसके बाद में लाइफ सेट है। कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन वाली जो बातें हैं वो भी इनकलकेट की जानी चाहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, दिल खोल के इसे लाइक कीजिए पसंद आने पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वही एक इकलौता मोटिवेशन है हमारा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।